नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 19 फरवरी 2017 को प्रथम पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के प्रश्न है, यदि 100 एम्पेयर और क्षमता वाली बैटरी से 8 एम्पेयर की धारा ली जा रही है तो वह लगभग कितने घंटे चलेगी। क्या है प्रश्न में देखो कि यदि 100 एम्पेयर और क्षमता, बैटरी की क्षमता कितनी है, क्षमता बराबर है 100 एम्पेयर हावर, 8 एम्पेयर की धारा ली जा रही है, धारा बराबर कितनी है 8 एम्पियर, तो कितने घंटे चलेगी, यानी समय पूछा है कि ये कितना घंटा बैटरी पर सप्लाई दे सकती है, यानी कितने घंटे चलेगी। तो देखो अपना सूत्र क्या है कि क्षमता बराबर होता है एम्पेयर इंटू हावर, एम्पेयर इंटू हावर। तो क्षमता कितनी दे रखी है 100, तो 100 बराबर एम्पेयर कितना दे रखा है 8 इंटू एच। एच ज्ञात करना है तो एच बराबर यानी घंटा बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टा 8 बराबर कितना हो गया 12.5 घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12.5 घंटे ये सप्लाई देगी। तो किस ऑप्शन में देखो 12.5, ए में कितने 8 घंटे, बी में देखो 12.5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 12.5 घंटे, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेटेड करते समय किस कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, यानी कोई स्टार्टर हम चूज कर रहे हैं यानी चुन रहे हैं तो किस कारक पर विचार नहीं करना चाहिए जो दे रखे इनमें से। ऑप्शन देखो, भार का प्रकार व स्टार्टिंग आवर फ्रीक्वेंसी, यानी भार का प्रकार पर निर्भर करते हैं स्टार्टर का चयन, सही है करते हैं, यानी ज्यादा भार होगा तो बड़े एचपी का या केवी किलोवाट का स्टार्टर हम लेंगे तो भार का विचार किया जाता है। मोटर का आकार, अब आगे और ऑप्शन देखो, मोटर की वोल्टेज रेटिंग के अनुसार स्टार्टर का चयन करते हैं कि कितने वोल्ट का मोटर है, उसी अनुरूप हम स्टार्टर का चयन करते हैं। मोटर की करंट रेटिंग यानी धारा कितनी ले रही है मोटर, इस पर भी स्टार्टर का चयन करते समय ध्यान रखा जाता है। तो मोटर का आकार का ध्यान रखना आवश्यक नहीं, यानी मोटर का आकार किससे निर्भर करेगा, धारा से, यानी वो कितने बार की है उस पर निर्भर करेगा। तो मोटर का आकार यहाँ आवश्यक नहीं है स्टार्टर का चयन करते समय, क्योंकि वो धारा पर निर्भर करता है। तो स्टार्टर का चयन, तो धारा मोटर ज्यादा बड़ी होगी तो ज्यादा धारा लेगी और ज्यादा धारा लेगी तो उसी अनुरूप हम स्टार्टर का चयन करेंगे। तो मोटर का आकार यहाँ आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, मोटर का आकार। अगला प्रश्न है, किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब के में 2 तार होते हैं, यानी कोई भी प्रकाश व्यवस्था कर रहे हैं, वाहन की प्रकाश व्यवस्था यानी वाहन की प्रकाश प्रणाली कौन सी होती है, जो मान लो कोई गाड़ी मोटर के अंदर जो लाइट सिस्टम लगा रखा है, जैसे कि हेडलाइट है या ब्रेक लाइट है या अंदर की जो लाइट है, तो किस बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं, यानी वह कौन सा लैंप होगा जिसके अंदर 2 फिलामेंट होगा। तो वह जो मुख्य लाइट होती है जिसे हम हेडलाइट कहते हैं, उसके लैंप में 2 फिलामेंट होते हैं। एक फिलामेंट तो यानी वो स्विच की डायरेक्शन एक तरफ रखता है तो मेन फिलामेंट जलता है और प्रकाश है वो सीधा आगे की तरफ गति करता है, यानी सीधा आगे जाता है। दूसरा जो यानी स्विच की डायरेक्शन चेंज कर देता है तो वो लाइट है वो डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ प्रकाश जाता है। तो वह कौन सा, ये लैंप कौन सा होता है जो हेडलाइट में लगाते हैं ना, वो लैंप होता है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेडलाइट में लगा हुआ लैंप, यानी हेडलाइट में लगाने वाले लैंप में 2 फिलामेंट होते हैं। तो कौन सा हो गया देखो, डैशबोर्ड लाइट नहीं, हेडलाइट भी, यानी ये सही है, टेल लाइट नहीं, साइड लाइट ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, हेडलाइट। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी फ्यूज जिसे हम अग्नित्र भी कह सकते हैं कि अग्नित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है कि फ्यूज है वो अति धारा यानी एक नियत मान से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में, तो फ्यूज स्वयं जलकर परिपथ की रक्षा कर देता है, यानी अति धारा प्रवाह को रोक देता है। अब ऑप्शन देखो, उपकरण की रक्षा करना, अब प्राथमिक कार्य पूछा है तो प्राथमिक कार्य तो धारा प्रवाह को रोकना होता है, तो उपकरण की रक्षा करना, परिपथ को खोलना,
अतिरिक्त प्रवाह से बचाना, लाइन को बचाना। तो राइट आंसर इन ऑप्शनों में देखें तो प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त प्रवाह से बचाना, यानी अतिरिक्त धारा प्रवाह से बचाना। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट वाले 5 किलोवाट शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में 1 एम्पीयर का आर्मेचर प्रतिरोध है, 1 ओम का श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध है तथा 220 ओम का शंट फील्ड प्रतिरोध है। यह मोटर पूर्ण भार पर 17 एम्पीयर ले रही है, तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है कि मोटर है, कौन सी है, शॉर्ट शंट मोटर। शॉर्ट शंट मोटर कौन सी होगी कि वह मोटर जिसके आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग और इन दोनों के श्रेणी क्रम में, यानी शंट फील्ड और आर्मेचर इन दोनों के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, तो वह शॉर्ट शंट मोटर होगी। यानी आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड, इसे हम FSH यानी शंट फील्ड, ये FSC यानी सीरीज फील्ड, ये हो गया आर्मेचर, यहाँ हम आपूर्ति लगा रहे हैं। तो देखो ये शंट कॉइल छोटी दिख रही है, लॉग शंट कौन सी होती है, इन दोनों की, यानी यदि इस कॉइल का संयोजन हम यहाँ कर देते हैं तो ये हो गया लॉग शंट मोटर, जबकि इसमें किसका दे रखा है, शॉर्ट शंट का, तो ये होगी शॉर्ट शंट मोटर। कितने वोल्ट की है, यानी 220 वोल्ट से प्रचलित है, यह 220 वोल्ट से प्रचलित मोटर है। और ये क्या दे रखा है, इसकी जो शक्ति है वो है 5 किलो वाट, यानी ये 5 किलो वाट की है। ये किसी भार पर 17 एम्पीयर ले रही है, यानी जो भी पूर्ण भार की मान लो, तो यहाँ ये यानी आगे देखो क्या दे रखा है कि कंपाउंड मोटर में 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध, 1 ओम का श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध, यह जो सीरीज फील्ड है ये भी 1 ओम की है प्रतिरोध, तथा 220 ओम का शंट क्षेत्र प्रतिरोध, यानी यह है 220 ओम। यह है मोटर पूर्ण भार पर 17 एम्पीयर ले रही है, यानी यह मोटर 17 एम्पीयर ले रही है, यानी किसी भार पर यानी 17 एम्पीयर ले रही है। तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा, इसमें से प्रवाहित धारा जिसे हम ISH कहते हैं का मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो ISH बराबर क्या होता है, ISH बराबर होता है, I बराबर होता है V अपॉन R, तो V अपॉन R। अब यदि शंट फील्ड की ज्ञात करनी है तो शंट फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज और शंट फील्ड का प्रतिरोध, तो I बराबर हो गया V अपॉन R, यानी ISH बराबर हो गया VSH अपॉन RSH। अब देखो VSH का पता नहीं है, RSH तो दे रखा है, जबकि VSH यहाँ दे नहीं रखा है, तो VSH बराबर क्या हो जाएगा, VSH V बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितने होंगे, तो यहाँ जो लगा रहे हैं उनमें से कुछ वोल्टेज इसमें खपत हो जाएंगे, शेष रहेंगे वो इसके अक्रॉस मिलेंगे। तो इस मोटर के अंदर क्या हो जाएगा, VSH बराबर हो जाएगा V माइनस VSC, यानी V तो ये यहाँ जो लगा रहे हैं वो, और VSC जो कॉइल है, सीरीज फील्ड कॉइल है, इसमें खपत है वोल्टेज। अब VSC बराबर क्या हो जाएगा, VSC बराबर V बराबर होता है R इंटू आई, तो R इंटू आई, और R कौन सा, सीरीज फील्ड का, और I कौन सी, सीरीज फील्ड में से प्रवाहित धारा। अब R का मान कितना है, 1 ओम, I इसमें से प्रवाहित धारा कितनी है, देखो यहाँ 17 एम्पीयर है, 17 एम्पीयर इसमें से प्रवाहित होगी, तो 17 कितना हो गया, 17 वोल्ट। तो VSC का मान कितना हो गया, यानी इसके अंदर खपत वोल्टेज का मान कितना हो गया, 17 वोल्ट। अब देखो VSH का मान कितना हो जाएगा, VSH बराबर V बराबर, यानी VSH बराबर हो जाएगा V माइनस VSC। V का मान कितना है 220 माइनस VSC का मान कितना है 17, कितना हो गया 203 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितने हैं 203 वोल्टेज। अब हम ज्ञात करना है धारा, यानी ISH, ISH बराबर क्या हो जाएगा VSH अपॉन RSH। VSH कितना है 203, इसका प्रतिरोध कितना है 220, कितना हो गया 203 में 220 का भाग लगाओ 0.9227,
0.9227 एम्पियर। तो इस फील्ड जो शंट फील्ड है इसमें से प्रवाहित धारा हो जाएगी 0.9227 एम्पियर। अब ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ए में क्या 0.5 एम्पियर, बी में 0.925 एम्पियर, सी में 1.15 और डी में 1। तो राइट फिर क्या हो जाएगा, यानी 0.922 है तो इसमें 925 दे रखा है, लगभग समान ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा कि लगभग ये जो 0.925 एम्पियर है ये धारा प्रवाहित होगी। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर का उपयोग किया जाता है। 3 पेज जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं इसके अंदर 3 कॉन्टेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में तो 3 कॉन्टेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। एक तो मुख्य कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले सहित, यानी उसमें अति बार रिले लगा होता है, तो एक तो हो गया मुख्य कॉन्टेक्टर, एक स्टार और एक डेल्टा। तो 3 कॉन्टेक्टर प्रयोग किए जाते हैं, एक तो मुख्य, एक स्टार और एक डेल्टा। जबकि डीओएल स्टार्टर के बारे में पूछ लेना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में पूछ ले, तो उसमें एक कॉन्टेक्टर प्रयोग किया जाता है, यानी एक 3 पेज का कॉन्टेक्टर प्रयोग किया जाता है। जबकि स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉन्टेक्टर। किस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो 3 कॉन्टेक्टर। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से एक के अलावा शेष कारणों से एसी चुंबक में बहुत ज्यादा गुंजन हो सकता है, उसे पहचानिए। यानी जो नीचे दिए गए विकल्प है जो दे रखे हैं इनमें से एक के अलावा गुंजन का कारण है, यानी एसी चुंबक के अंदर एक के अलावा गुंजन हो सकती है, यानी किस से गुंजन नहीं होती है ये देखना है। बाकी कारणों से तो गुंजन हो रही है, उसमें हमिंग की आवाज आ सकती है, जबकि एक कारण है जिसके कारण गुंजन नहीं होती है। ऑप्शन देखो, उपयुक्त संरेखण, यानी उसका जो संरेखण है वो उपयुक्त है, उपयुक्त होने से गुंजन नहीं होती, अनुपयुक्त से होती है गुंजन। तो ये सही होगा। संपर्क सतहों के बीच बाहरी तत्व, जो उसके संपर्क सतह हैं उसके बीच बाहरी तत्व, यानी कोई रेत है या कोई चूर्ण है या कोई कार्बन के कण आ गए हैं, इससे गुंजन हो सकता है, हमिंग हो सकती है। अनुपयुक्त संरेखण, इससे भी गुंजन हो सकती है। ढीला विद्युत रोधन, इससे भी गुंजन यानी हमिंग हो सकती है। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा कि उपयुक्त संरेखण से गुंजन नहीं होती, बाकी जो कारण है उनसे गुंजन हो सकती है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, किसी छत पंखे के परिपथ में नियंत्रक यानी जो रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। छत पंखे के अंदर जो रेगुलेटर लगाया जाता है वो क्या करता है, देखो रेगुलेटर है वो आपूर्ति वोल्टेज को कंट्रोल करता है, और आपूर्ति वोल्टेज को कंट्रोल होने से क्या होती है, धारा कंट्रोल हो जाती है। धारा के कारण टॉर्क कम कंट्रोल हो जाता है, फलस्वरूप गति भी नियंत्रित हो जाती है। यानी टॉर्क कम रहेगा तो वो धीरे गुणित होगा, यानी ज्यादा दबाव के साथ गुणित नहीं हो सकता। तो फिर बाद में क्या होता है कि धारा नियंत्रित होकर टॉर्क नियंत्रित होता है। अब ऑप्शन देखो, टॉर्क को बढ़ाने के लिए, यानी रेगुलेटर का प्रयोग टॉर्क को बढ़ाने के लिए करते हैं, नहीं, गति बदलने के लिए, विद्युत प्रवाह को कम करने के लिए, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। तो मेन कार्य तो हो गया पंखे में वोल्टेज को कम करना, और पंखे में यदि वोल्टेज कम होगा तो धारा प्रवाह शक्ति ही यानी वो नियंत्रित हो जाएगा। तो इन ऑप्शनों में देखते तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्राथमिक कार्य कह सकते हैं इसे हम रेगुलेटर का, या मुख्य कार्य कह सकते हैं कि पंखे में लगे वोल्टेज को कम करना। तो राइट आंसर हो गया डी, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्रतिरोधों, मध्यम मान प्रतिरोध के सिद्ध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी मध्यम मान जो प्रतिरोध है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन देखो, धारामापी, धारामापी से धारामापी जाती है, यानी एम्पेयर का मापन किया जाता है। मेगर, मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध या जो उच्च प्रतिरोध होते हैं उनका मान मापा जाता है, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध उच्च प्रतिरोधी होता है, 100 किलो से ऊपर का होता है वो उच्च प्रतिरोध। तो मेगर के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। वोल्ट मापी, इसके द्वारा विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है, नहीं वोल्टेज का मापन किया जाता है। ओम मापी सही है, इसके द्वारा प्रतिरोध का मापन करते हैं। और इसमें भी दे रखा है ना कि मध्यम मान प्रतिरोध को सीधा ही मापना, यानी सीधा ओम में ही माप सकते हैं, तो ओम मापी होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी की ओम मापी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति को व्यक्त करता है। दोलन की कोणीय आवृत्ति, दोलन की कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है,
कि कोणीय आवर्ती बराबर 2 पाई एफ। दोलन की कोणीय आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ। किस ऑप्शन में देखो? ए ऑप्शन में देखो 2 पाई एफ, यानी कोणीय आवर्ती बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण, एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्न में से किसे पढ़ सकते हैं? यानी स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण कौन सा हो गया? PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यह है केवल डीसी का, केवल डीसी का मापन करता है, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र है, केवल डीसी का मापन करता है। और यदि इसकी जगह ये दे दे कि परमानेंट कॉइल मूविंग आयरन PCMI, परमानेंट कॉइल यानी स्थायी कुंडली चल लोहा प्रकार का उपकरण है, तो यह AC व DC दोनों का मापन कर सकता है। यानी PCMI यंत्र है, AC और DC दोनों का मापन कर सकता है, जबकि PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यानी स्थायी चुंबक चल कुंडली, यह केवल DC का मापन करता है, जबकि स्थायी कॉइल गतिशील लोहा यानी चल लोहा प्रकार का उपकरण है, AC और DC दोनों का मापन करता है। तो इसमें किसके बारे में पूछा है? स्थायी चुंबक चल कुंडली, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये पूछा है। तो ये किसका मापन कर सकता है? केवल डीसी का मापन कर सकता है। तो ऑप्शन देखो AC और DC दोनों का नहीं, स्पंद मापन, केवल AC का मापन, केवल DC का मापन। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि केवल DC का मापन करता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, CRT स्क्रीन पर किसका लेपन किया जाता है? यानी कैथोड रे ट्यूब है, इसके ऊपर जो लेपन किया जाता है, CRT की जो पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, इसके ऊपर जो पराबैंगनी किरणें उसको प्रकाश किरणों में परिवर्तित करने के लिए जो लेपन किया जाता है वो फास्फोरस का किया जाता है। और फास्फोरस एक मिश्रण होता है, इस मिश्रण के अंदर जिंक सिलिकेट, जिंक ऑक्साइड और बेरियम बेरियम सिलिकेट, इनका जो मिश्रण होता है जिसे हम फास्फोरस कहते हैं, तो इसका लेपन किया जाता है। ऑप्शन देखो, सोडियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस का यानी जो लेपन किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर करंट आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसमें जो रोटर करंट की आवृत्ति है, यानी जो रोटर चालकों में उत्पन्न हुए विद्युत बल की फ्रीक्वेंसी, जिसे हम रोटर फ्रीक्वेंसी यानी FR कह सकते हैं। तो FR बराबर होता है S इंटू एफ। एस क्या हो जाएगा? स्लिप की मात्रा, एफ हो जाएगी मुख्य आवर्ती यानी मेन सप्लाई की आवर्ती। तो FR बराबर हो गया S इंटू एफ। अब ऑप्शन देखो, रोटर इंडक्टर नहीं, यानी इन दो कारकों पर निर्भर करते हैं, रोटर इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, शिल्प की मात्रा, रोटर चालक तो शिल्प की मात्रा यानी एस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो गया शिल्प की मात्रा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है? यानी इनमें से कौन सी है जो रिपल्सन है यानी प्रतिकर्षण मोटर है की कमी नहीं है? उच्च शक्ति गुणांक सही है, निम्न शक्ति गुणांक, गति के साथ भार के साथ गति में बदलाव, बुर्स संपर्क करने की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शक्ति गुणांक है, ये इसकी कमी नहीं है और बाकी है इनकी कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से होगा कि उच्च शक्ति गुणांक। अगला क्वेश्चन है, यदि संधारित्र प्रकार का टेबल पंखा विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाना चाहिए? यानी क्या चेंज करे कि एक जो कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर पंखा यानी संधारित्र प्रकार का कैसे हो गया कि परमानेंट कैपेसिटर प्रकार का कोई पंखा है और वो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो पंखे के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? देखो, एक तो होती है मुख्य वाइंडिंग, जिसे हम U1, इनके टर्मिनलों का नामकरण U1 और U2, मान लो ये सप्लाई से फेज और न्यूट्रल। इसके अलावा रोटर, ये मान लो इसका रोटर हो गया, और एक स्थायी कैपेसिटर और एक साइक वाइंडिंग जिसे हम एक्सिलरी वाइंडिंग
या सहायक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, Z1 और Z2। जेड ये होगी सहायक वाइंडिंग, यानी जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कह सकते हैं या सहायक वाइंडिंग कह सकते हैं, एक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। ये होगी मुख्य वाइंडिंग। तो देखो पंखे के अंदर घुमाव की डायरेक्शन चेंज करनी है तो या तो सहायक वाइंडिंग के संयोजन अंतर परिवर्तित कर दो या मुख्य वाइंडिंग के संयोजन अंतर परिवर्तित कर दो। जबकि ज्यादातर सहायक वाइंडिंग के संयोजन अंतर परिवर्तित किए जाते हैं, क्योंकि ये मुख्य वाइंडिंग हो सकती है मोटे तार की हो, तो इसके अंदर इसका संयोजन अंतर परिवर्तित करके घुमाव की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी जो इस प्रकार से संयोजन कर देंगे तो ये जो घुमाव की डायरेक्शन है पहले से विपरीत हो जाएगी। अब ऑप्शन देखो, सप्लाई लीड, यानी ये जो सप्लाई की लीड है ये अंतर परिवर्तित करने से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इनके जोड़ यानी इनको अंतर परिवर्तित कर रहे हैं, इससे हो जाएगी, सही है। संधारित्र के जोड़, संधारित्र का ऐसे क्या है कि ये कैपेसिटर के जो संयोजन है वो अंतर परिवर्तित कर रहे हैं, इससे नहीं होगी। रेगुलेटर के जोड़, यदि हम यहाँ रेगुलेटर लगा रखा है तो उनके संयोजन अंतर परिवर्तित करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? या तो मुख्य वाइंडिंग या फिर सहायक वाइंडिंग, इन दोनों में से किसी एक के संयोजन अंतर परिवर्तित करने हैं। यदि दोनों के कर देते हैं तो वापस पूरा गति हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के जोड़ों को अंतर परिवर्तित इस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज को सहवाग यानी खालिस्तान दे रखी है, सहवाग में जोड़ा जाना चाहिए, यानी फ्यूज को किस चालक में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को हमेशा लाइव यानी फेज तार पर लगाया जाता है। तो फ्यूज को फेज तार पर, यानी सहवाग का हो गया चालक, यानी फेज या लाइव, यानी फेज को हम लाइव भी कह सकते हैं सहवाग में। और किस प्रकार लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, परिपथ के श्रेणी क्रम में, यानी फेज चालक के श्रेणी क्रम में फ्यूज लगाया जाता है। तो ऑप्शन देखो, पहले में क्या आ जाएगा? फेज, फेज यानी दूसरा से क्या, जीवित चालक भी कह सकते हैं फेज को, या लाइव चालक भी कह सकते हैं। तो पहले खाली स्थान में तो आ जाएगा लाइव। दूसरे में किस प्रकार जोड़ते हैं? श्रेणी में जोड़ते हैं या समांतर में? तो श्रेणी। अब देखो लाइव और श्रेणी किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि फ्यूज है उसको लाइव सहवाग में यानी लाइव चालक में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 पर 40 वोल्ट, 30 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट, 90 ओम वाले R3 पर 180 वोल्ट का IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। ये सभी श्रेणी में लगे हैं, तो इन पर लगाया गया वोल्टेज क्या होगा? इस प्रकार से दे रखा है प्रश्न, देखो एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 यानी 3 प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। मान लो ये 3 प्रतिरोधक है, जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। 3 प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। 20 ओम वाले R1 यानी ये है 20 ओम, और इस पर खपत वोल्ट है 40 वोल्ट। आगे क्या दे रखा? 30 ओम वाले R2, इसका मान है 30 ओम, और इस पर खपत वोल्टेज है 60 वोल्ट। तीसरा जो प्रतिरोध है वो है 90 ओम और 180 वोल्ट, यानी इस पर खपत, इसका प्रतिरोध है 90 ओम और खपत वोल्टेज 180 वोल्ट। लगाया गया वोल्टेज क्या होगा? VT बराबर क्या होगा? तो VT बराबर क्या होता है कि श्रेणी, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो VT बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 या 4 5 जो भी है, यानी सभी का वोल्टेजों का योग होगा। इसका मान कितना है? 40। इसका वोल्टेज कितना है? 60। इसका कितना है? 180। कितना हो गया? 280 वोल्टेज। तो इस आपूर्ति वोल्टेज क्या हो जाएगा? 280 वोल्टेज। यदि पूछ ले कि परिपथ धारा क्या होगी, यदि इस प्रश्न में पूछ ले तो I बराबर क्या होता है? V अपॉन
आर। वी कौन सा टोटल वोल्टेज, आर कौन सा टोटल प्रतिरोध। अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 20 30 50 और 90 140 ओम। यानी इसका पूछ ले प्रतिरोध कितना होगा, आर टी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में तो 30 20 50 50 और 90 कितना होगा 140 ओम। तो वी टी बराबर कितना हो जाएगा, यानी सॉरी आई धारा पूछ ले, आई टी बराबर क्या हो जाएगा, वी टी कितना है 280 बटा आर टी कितना है 140, कितना हो गया 2 एम्पियर। तो द प्रवाहित धारा का मान पूछ ले तो 2 एम्पियर, लगाए गए वोल्ट का मान पूछे तो 280 वोल्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज पूछा है तो कितना हो जाएगा 280 वोल्टेज। किस ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में देखो 280 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया सी 280 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में लघुपथ दोष के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है। यानी डीओएल स्टार्टर से कोई 3 फेज की मोटर को प्रचलित कर रहे हैं और ये कह रहा है कि लघुपथ दोष से सुरक्षा प्रदान करना। तो लघुपथ दोष के बारे में पूछ ले कि यदि मोटर परिपथ में लघुपथ दोष से सुरक्षा करनी है तो बैकअप फ्यूज या पूर्तिकार फ्यूज होगा, और यदि अति भार से सुरक्षा करनी है तो ओवरलोड रिले होगा। यानी अति भार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो ओवरलोड रिले, और लघुपथ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैकअप फ्यूज या पूर्तिकार फ्यूज प्रयोग करते हैं। तो इसमें लघुपथ से पूछा है, लघुपथ से सुरक्षा से प्रदान की जाती है तो वह होता है बैकअप फ्यूज। यानी पूर्तिकार फ्यूज दिया हुआ है तो भी चाहिए, बैकअप फ्यूज दे रखा है तो भी चाहिए, यानी एक ही है। अब ऑप्शन देखो, 9 वोल्ट कॉइल यानी एनवीसी। एनवीसी तो हैंडल को है वो ऑन अवस्था में जकड़ के रखती है, यानी वो जो है एनवीसी क्या करती है वो, यानी इसके जो मैकेनिज्म है उसको ऑन अवस्था में जकड़ती है। बैकअप फ्यूज सही है, बैकअप फ्यूज क्या करता है लघुपथ से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्टिव अर्धचालक है, यानी वो अर्ध दोष से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी मान लो अर्ध दोष विद्यमान हो जाए उसके अंदर तो जो धारा होती है उसको ग्राउंड में भेजता है। ओवरलोड रिले ये अति भार से सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बैकअप फ्यूज। अगला क्वेश्चन है छत पंखे में घूमने वाला हिस्सा कौन सा है। एक छत पंखा है, इसमें क्या घूर्णित होता है, बॉडी या डाउन रॉड या स्पिंडल या रनिंग वाइंडिंग। तो इसकी जो बॉडी होती है, काई होती है, वो घूर्णित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बॉडी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के एक फेज को शॉर्ट किया जाता है तो एमीटर निम्न में से क्या दर्शाएगा। यानी क्या कह रहे हैं कि यदि 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में एक फेज को शॉर्ट किया जाता है, यानी एक फेज वाइंडिंग लघुपथित हो रही है, स्टार संयोजन है, तो क्या होगा, जो शॉर्ट हो रही है उसमें से उस धारा का प्रवाह होगा। तो ऑप्शन देखो, शॉर्ट किए गए फेज में निम्न धारा प्रवाह निम्न नहीं होगी, उच्च होगी। सभी तीनों फेजों में समान प्रवाह नहीं, शॉर्ट किए गए फेज से शून्य धारा नहीं, शॉर्ट किए गए फेज से उच्च धारा का प्रवाह सही है। यानी जो लघुपतित फेज है उसमें से उच्च धारा प्रवाह होगा। तो राइट आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो फ्यूज अग्नित्र है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। कई बार पूछ लेते हैं फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, यानी फ्यूज को एम्पियर में व्यक्त करते हैं। तो फ्यूज का सिद्धांत पूछा है तो क्या हो जाएगा, उसमें प्रभाव या तापन प्रभाव इसे कह सकते हैं। ऑप्शन देखो, स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं, ताप प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया सी तापन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 4 पोल 50 हर्ट्ज की तुल्यकालिक मोटर निम्न में से किस गति पर चल सकती है। यानी पोलों की संख्या है 4, आवर्ती है 50 हर्ट्ज, तुल्यकालिक मोटर है, यानी इसकी तुल्यकालिक चाल क्या होगी। तो देखो प्रश्न में दे क्या रखा है, पोलों की संख्या है P बराबर दे रखा है 4, एफ बराबर दे रखा है 50 चक्कर प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज, और तुल्यकालिक चाल यानी एनएस या जिसे हम एन कह सकते हैं, एन बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या है, एफ बराबर क्या होता है पी एन बट्टा 120। यदि एन ज्ञात करना हो तो एन बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 बट्टा
पी। एफ का मान कितना है 50 इंटू 120 बट्टा पोलों की संख्या कितनी है 4, कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी 4 पोल की तुल्यकालिक गति 50 हर्ट्ज पर 4 पोल की तुल्यकालिक गति कितनी होगी 1500 आरपीएम। कई बार पूछ लेते हैं 2 पोल हो तो 50 हर्ट्ज यदि है आवृत्ति अपनी जिस बार की 50 हर्ट्ज है, तो इस पर यदि पूछ ले कि 2 पोल की गति क्या होगी, तो 2 पोल की होगी 3000 आरपीएम, 4 पोल की 1500, यदि 6 पोल के बारे में पूछ ले तो 1000, 8 पोल के बारे में पूछ ले तो 750, 10 पोल के बारे में पूछ ले तो 600 आरपीएम होती है। तो इसमें 4 पोल की पूछे तो 4 पोल की कितनी हो जाएगी 1500 आरपीएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 3 फेज प्रेरण मोटर पर नो लोड टेस्ट निम्न परिणामों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। यानी शून्य भार परीक्षण नो लोड टेस्ट ज्ञात कर रहे हैं। तो नो लोड टेस्ट ज्ञात यानी करते हैं जो घूर्णन हानियां है या लो हानियां है इनको ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन देखो, इनकी घूर्णन हानियां और लो हानि सही है। इसकी तम हानि के लिए तो रुका हुआ रोटर परीक्षण किया जाता है, और लो हानि इसकी यांत्रिक हानि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इसकी घूर्णन हानि और लो हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिदीप्ति दीप लुपालुप यानी वो ऑन ऑफ हो रहा है इस प्रकार से, तो लुपालुप कर रहा है, दीप को तत्काल बंद क्यों करना चाहिए। यानी एक जो ट्यूबलाइट है वो और जब यानी लुपालुप यानी जब जपाट कर रही है, तो इसको बंद कर दे, तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वो इस प्रकार से ऑन ऑफ होगी, जो लुपालुप करेगी, तो जो रेडियो व्यक्तकरण है वो बढ़ जाएगा। तो रेडियो व्यक्तकरण क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि टीवी चल रहा है या रेडियो चल रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति होती है जो लुपालुप की, तो उसमें एक चरचराहट की आवाज आने लग जाती है, टीवी के अंदर एक दारिशी आने लग जाती है, इसे हम रेडियो व्यक्तकरण कहते हैं। तो ये स्थिति बन जाएगी। तो ऑप्शन देखो, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, सही है। वोल्टेज को शीर्ष दूसरे दीप को खराब कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को शीर्ष कहा से है कि उच्च होकर दूसरे लैंपों को खराब कर सकता है, नहीं। लैंप का फिलामेंट फ्यूज हो सकता है, चौक खराब हो सकता है। तो इनमें जो देखे तो राइट आंसर क्या जाएगा, रेडियो हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। नहीं, रेडियो व्यक्तकरण है या हस्तक्षेप है ये बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक फेज मोटर सबसे सस्ती है। जो दे रखे हैं इनमें से कौन सी एक फेज मोटर जो सस्ती है। ऑप्शन देखो, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, डबल कैपेसिटर मोटर। अब मोटर है, अब जो दे रखे हैं ये सभी मोटर मान लो कि समान क्षमता की है, तो हम इसका हल कर सकते हैं। यानी इनकी क्षमता नहीं दे रही है तो हम ये मानेंगे कि जो मोटर है वो सभी एक समान क्षमता की है, फिर इनमें से कौन सी मोटर सस्ती होगी। तो जो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर वो सस्ती होगी, क्योंकि कैपेसिटी स्टार्ट मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो पतले तार की कम लपेटों की होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी स्टार्ट मोटर वो सस्ती रहेगी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ इस पेपर से संबंधित प्रश्न थे। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।